जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अरोड़ा आईएएस एकेडमी में। हमारी ये पॉलिटी सीरीज चला जा रही थी, उसी के अंतर्गत आज हमारा ये अगला लेक्चर है और इस लेक्चर में हम संसद को ख़त्म कर रहे थे अच्छे तरीके से। तो अब तक हमने इसमें जो जो वीडियो बनाई हैं, उम्मीद करता हूँ कि आपने वीडियो देख ली होंगी। और हम अपनी जो क्लास में आज हमारा जो मुख्य टॉपिक है वो ऐसा टॉपिक है जिसमें क्या है कि बच्चों को सबसे ज़्यादा उलझन रहती है, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। तो उस टॉपिक को हम अच्छे से कवर करेंगे, ठीक है। तो आज कुछ टर्म्स हैं जो संसद में प्रयोग किए जाते हैं, आज हम उनकी चर्चा करेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए हम अपने टॉपिक पर आते हैं। देखो, टॉपिक है पहला शब्द है आहूत करना। आप कई बार सुनते होंगे आहूत करना क्या होता है, ठीक है। स्थगन करना क्या होता है, ठीक है। विघटन करना क्या होता है, ठीक है। और सत्र कितने होते हैं, किस किस महीने में कौन कौन सत्र होता है, तो इन सब के बारे में चर्चा हम करेंगे। तो देखो, पहला है आहूत करना, यानी कि आहूत करने का मतलब होता है सभा में उपस्थित होने का आदेश। ध्यान रखना, आहूत करने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को है। यानी कि संसद के सत्र को जो आहूत करवाने का अधिकार जो है वो संविधान ने दे रखा है, वो भारत के राष्ट्रपति को दे रखा है। कैसे? देखो, संसद के प्रत्येक सदन को राष्ट्रपति समय समय पर जारी करता है, लेकिन संसद के दोनों सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल 6 महीने से ज्यादा नहीं होना चाहिए। संसद को कम से कम वर्ष में 2 बार मिलना चाहिए। इसका मतलब क्या है? यानी कि जो संसद के सत्रों को जो आहूत करने का अधिकार है वो राष्ट्रपति को है। पहला क्वेश्चन यहां से कंप्लीट हुआ। अगला क्वेश्चन, जो संसद की जो सत्र की जो बैठक होगी, ध्यान रखना, दोनों सत्रों की जो बैठक होगी अधिकतम अंतराल 6 महीने से ज्यादा नहीं होना, यानी कि वर्ष में दोनों सत्र, ध्यान रखना, 2 बार मिलेंगे कम से कम, ठीक है। 6 महीने के बाद अधिकतम 6 महीने। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि संसद के दोनों सदनों के जो सत्रों की जो बैठक होती है वो कितने महीने का अंतराल होता है, तो 6 महीने का अंतराल होता है। और संसद को कम से कम वर्ष में 2 बार मिलना चाहिए। इतनी बात। अब आते हैं सामान्यतः कितने सत्र होते हैं? 3 सत्र होते हैं। कौन से सत्र? एक होता है हमारा बजट सत्र, अगला होता है मानसून सत्र, अगला होता है शीतकालीन। अब थोड़ा हम देख लेते हैं क्लियर करके। देखो, बजट सत्र होता है वो फरवरी से लेकर के मई तक चलता है, यानी कि फरवरी से लेकर के मई तक चलता है, वो बजट सत्र चलता है। अगला है मानसून सत्र, जुलाई से लेकर के सितंबर तक चलेगा, वो हमारा मानसून सत्र होता है। शीतकालीन सत्र नवंबर से लेकर के दिसंबर तक चलेगा, वो होता है शीतकालीन सत्र। ध्यान रखना, सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण सत्र होता है वो ये होता है बजट सत्र, ठीक है। शीतकालीन सत्र में ज्यादा कुछ काम नहीं होता है। अब देखो, हम थोड़ा और देख लेते हैं। फरवरी से मई या जुलाई से सितंबर या नवंबर दिसंबर सत्र रोज आहूत होगा। जो मई से जुलाई या सितंबर से नवंबर के बीच का समय होगा उसे अवकाश कहेंगे। वही वाली बात, यानी कि ये 2 सत्र होते हैं, महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन शीतकालीन सत्र होता है यहां पर ज्यादा काम नहीं होता है, ये अवकाश सत्र होता है। अब अगला शब्द आता है हमारा स्थगन। स्थगन क्या होता है? देखो, यानी कि सदन में प्रक्रिया चल रही है और प्रक्रिया चलते चलते यदि लोकसभा के अध्यक्ष को कभी ऐसा लगे कि लोकसभा में क्या होता है, मतलब जो सदस्य हैं वो उसके नियम के अनुरूप नहीं चल रहे, या फिर कोई और बाधा आ जाए, तो लोकसभा का अध्यक्ष क्या कर देगा? ध्यान रखना, स्थगन कर देगा। यानी कि स्थगन द्वारा बैठक के कारण कुछ निश्चित समय, जो कुछ घंटे, दिन या सप्ताह हो सकता है, कि निलंबित कर सकता है। यानी कि ध्यान रखना, स्थगन जो होता है वो कुछ घंटे के लिए होता है, ठीक है, कुछ सप्ताह के लिए होता है, कुछ दिन के लिए होता है, इतना कोई निश्चित नहीं है। मतलब उस दिन की जो बैठक होगी उसको निलंबित कर दिया जाएगा। अब बता दिया जाएगा आपको कि अगली बैठक कब होगी। अगला है अनिश्चित काल के लिए स्थगन। अध्यक्ष सभापति करता है, यानी कि अगर अनिश्चित काल के लिए करते हैं स्थगन, यानी कि अब कोई डिफाइन नहीं किया कि कब होगी अगली बैठक, ये अधिकार किसको है? लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष को है और राज्यसभा में राज्यसभा के सभापति को है। जब सदन को बिना यह बताए स्थगित कर दिया जाता है कि अब उसे किस दिन आहूत किया जाना है, तो इसे अनिश्चित काल के लिए कहा जाता है। वह किसी भी समय बैठक आहूत कर सकता है। यानी कि सदनों को बताया नहीं जाता है कि कब तक स्थगन किया गया है, अनिश्चित काल के लिए स्थगन कर दिया जाता है। इतनी बात क्लियर हुई। अब एक और पॉइंट है हमारा 17 वसान। देखो, 17 वसान काफी महत्वपूर्ण पॉइंट है।
ठीक है, सत्र का अवसान यानी कि सत्र को ही खत्म कर दिया। देखो, अध्यक्ष या सभापति सत्र के पूर्ण होने पर, या देखो, अध्यक्ष या सभापति सत्र के पूर्ण होने पर अनिश्चित काल के लिए स्थगित करता है। इसके कुछ दिनों में ही राष्ट्रपति सदन सत्रावसान की अधिसूचना जारी करता है। हालांकि राष्ट्रपति सत्र के दौरान भी सत्रावसान कर सकते हैं। ध्यान रखना, सत्रावसान करने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को है। अनिश्चित काल के लिए भी सत्रावसान कर सकते हैं। अब थोड़ा हम अंतर देख लेते हैं, यानी कि स्थगन और सत्रावसान में। देखो, यहां से क्वेश्चन बनेगा। अब आपको यहां पर थोड़ा स्टार लगा दूंगा मैं, कहां से क्वेश्चन बन सकता है, इस पर आपको नोट कर लेना है। अब हम तुलना करके देखते हैं आखिर स्थगन में और सत्रावसान में क्या अंतर है। स्थगन, अगर सपोज करो यदि संसद का सत्र है, यदि उसको स्थगन किया जाएगा तो क्या होगा? केवल बैठक को समाप्त करता है, यानी कि जो बैठक चल रही थी ये उसी को समाप्त करे कौन? स्थगन। सत्रावसान में अगर सत्रावसान कर दिया तो ध्यान रखना, जो सत्र को ही समाप्त कर देगा, यानी कि शीतकाल चल रहा है, मानसून काल चल रहा है, या फिर बजट सत्र चल रहा है, तो ध्यान रखना अगर सत्रावसान कर दिया तो पूरे सत्र को समाप्त कर देगा। लेकिन जो स्थगन होगा, स्थगन से केवल बैठक समाप्त होती है, कुछ घंटे, कुछ दिन, कुछ सप्ताह। लेकिन जो सत्रावसान होता है, सत्रावसान पूरे सत्र को समाप्त कर दिया जाता है। ये काफी महत्वपूर्ण होता है सत्रावसान, ठीक है। स्थगन के मामले में अध्यक्ष या सभापति द्वारा कोई विधेयक पर अपना असर नहीं डालता, किसी काम पर भी कोई असर नहीं डालता। ध्यान रखना, जो स्थगन किया जाता है लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा और राज्यसभा में राज्यसभा के सभापति द्वारा, तो ये किसी भी सभा के किसी भी कार्य पर, किसी भी विधेयक पर कोई असर नहीं डालता है। कुछ घंटे, कुछ सप्ताह, कुछ दिन के लिए होता है, फिर बैठकें शुरू हो जाती हैं। लेकिन जो सत्रावसान होता है, सत्रावसान इसे राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, इसलिए महत्वपूर्ण होता है। देखो, इसे राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, विधेयक पर असर नहीं डालता, लेकिन बचे हुए काम के लिए अगले सत्र में एक नया नोटिस देना पड़ता है। ध्यान रखना, जो स्थगन करने का अधिकार राज्यसभा में राज्यसभा के सभापति को है और लोकसभा में लोकसभा के अध्यक्ष को है, लेकिन जो सत्रावसान करने का अधिकार है वो राष्ट्रपति को ही है। और राष्ट्रपति ने किसी सत्र का सत्रावसान यानी कि उसे समाप्त कर दिया सत्र के लिए, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, यानी काम पर और विधेयक पर प्रभाव तो नहीं पड़ता है, लेकिन जब नया सत्र आएगा तो नया नोटिस देना पड़ता है उस काम के लिए, उस विधेयक के लिए नया नोटिस देना पड़ेगा, उसके बाद उस पर काम शुरू होगा। बात क्लियर हुई? चलो, हम इतना ही आपको इसमें पढ़ना है। अब हम आगे देख लेते हैं। आगे देखो इसमें अब हम देखते हैं संसद में भाषा, ठीक है। ध्यान रखना, यहां से क्वेश्चन बनने की संभावना तो नहीं है, लेकिन फिर भी आप इसको एक बार देख लेना। संसद में जो भाषा होती है वो हिंदी अंग्रेजी दोनों होती है। यहां से क्वेश्चन नहीं बनेगा, आपसे ये नहीं पूछेगा कि संसद में भाषा कौन सी होती है, हिंदी अंग्रेजी, लेकिन क्वेश्चन नीचे वाले लाइन से क्वेश्चन कैसे बनेगा। हालांकि पीठासीन अधिकारी किसी सदस्य को अपनी मातृभाषा में बोलने का अधिकार दे सकता है, यानी कि यहां से क्वेश्चन बनेगा। अब सपोज करो संसद में क्या है, संसद में कोई सदस्य ना तो उस पर हिंदी आती है ना उस पर अंग्रेजी आती है, उस पर अपनी स्थानीय भाषा आती है। अब ऐसी कंडीशन में क्या करे, संविधान ने तो हिंदी और इंग्लिश की बात की है, तो इस कंडीशन में जो उस सभा का जो अध्यक्ष होगा, जो पीठासीन अधिकारी होगा, वह पीठासीन अधिकारी उस सदस्य को अपनी मातृभाषा में बोलने का अधिकार दे सकता है। यानी कि उससे बोल देगा कि आप अपनी जो मातृभाषा है आप उसमें बोल दीजिए। आपको एक जानकारी के लिए बता दूं, संसद में क्या होता है, एक ट्रांसलेटर का ऑप्शन होता है। आप जिस भाषा में बोलोगे, आप अपनी भाषा में बोलोगे, लेकिन जो सदस्य होंगे उनके लिए हिंदी या इंग्लिश में सुनाई आ जाता है। ये एक टेक्नोलॉजी का अब तक विकास हो गया है। अगला है मंत्रियों एवं महान्यायवादी के अधिकार। ये कैसे महत्वपूर्ण है, वह सदन में अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं, कार्रवाई में भाग ले सकते हैं, संयुक्त बैठक में भाग ले सकते हैं। यानी ध्यान रखना, जो मंत्री होते हैं और महान्यायवादी होते हैं, मंत्री और महान्यायवादी कुछ स्पेशल अधिकार होते हैं। कैसे, वह सदन में अपने विचार रख सकते हैं, यानी कि कोई सदन चल रहा है या लोकसभा या राज्यसभा, वह दोनों में से किसी भी सदन में
मंत्री जो हैं वो किसी भी सदन में अपने विचार रख सकते हैं, कार्यवाही में भाग ले सकते हैं, कार्यवाही चल रही है उसमें जाके बैठ सकते हैं, संयुक्त बैठक में भी भाग ले सकते हैं, यानी कि संयुक्त बैठक चल रही है तो उसमें भी ये लोग भाग ले सकते हैं। कौन कौन? मंत्री और महान्यायवादी। अगला आता है वह किसी भी समिति जिसके वो सदस्य नहीं है कि बैठक या कार्रवाई में भाग ले सकते हैं लेकिन मताधिकार का अधिकार नहीं है। अब बात आती है जो मंत्री या महान्यायवादी यदि किसी समिति के सदस्य नहीं है, ठीक है, सदस्य नहीं है तो उसकी बैठक में भाग लेंगे, उसकी कार्रवाई में भाग लेंगे, लेकिन अगर वहां वोटिंग की बात आती है तो वहां वोट नहीं दे सकते। वोट कहां देंगे? वोट वहां देंगे जिसके वे सदस्य हैं, यानी कि यदि लोकसभा के सदस्य हैं तो वोट लोकसभा में देंगे और राज्यसभा के हैं तो राज्यसभा में वोट देंगे, लेकिन भाग ले सकते हैं, मत दे सकते हैं, मत नहीं दे सकते, अपने विचार प्रस्तुत कर सकते हैं, लेकिन वोट नहीं दे सकते। वोट किस में देंगे? जिसके वे सदस्य हैं उसमें ही वोट दे सकते हैं। यहां पर देखो लिखा भी है जो लोकसभा का सदस्य है वह राज्यसभा की कार्रवाई में भाग ले सकता है और जो राज्यसभा का सदस्य है वो लोकसभा की कार्रवाई में भाग ले सकता है, यानी कि लोकसभा का सदस्य राज्यसभा की कार्रवाई में भाग ले सकता है और राज्यसभा का सदस्य यानी मंत्री वो लोकसभा के कार्रवाई में भाग ले सकता है, लेकिन वोट किस में देंगे? वोट अपने अपने सदन में ही वोट देंगे। इतनी बात क्लियर हुई। अब आता है लेम डेक सत्र। देखो ये काफी महत्वपूर्ण था। लेम डेक सत्र क्या होता है? देखो जैसे कि ये क्या होता है लेम डेक सत्र, पहले आपको थोड़ा पढ़ के बता देता हूं फिर आपको समझाने में आसानी होगी। यह नई लोकसभा के गठन के पहले वर्तमान लोकसभा का अंतिम सत्र होता है और वर्तमान लोकसभा के सभी सदस्य जो नई लोकसभा के सदस्य नहीं बन पाए उन्हें नेम डेक कहते हैं। यानी कि प्रेजेंट में क्या है, लोकसभा का अंतिम सत्र चल रहा है, ठीक है। सपोज करो ये चला दिसंबर में क्या लोकसभा का सत्र खत्म हो जाएगा और लोकसभा का विघटन हो जाएगा। अब क्या होगा? अब ऐसी कंडीशन में क्या होगा, जो लोकसभा का जो अंतिम सत्र होगा उसमें क्या होगा, उसमें कुछ सदस्य होंगे जो नई लोकसभा जो बनकर आई है उसमें वो सदस्य नहीं बन पाए, ठीक है, चुनाव नहीं जीत पाए, तो उन सदस्यों क्या कहेंगे? लेम डेक सदस्य। क्लियर हुई? यानी कि सपोज करो लोकसभा का क्या कार्यकाल 5 वर्ष का पूरा होने वाला है, ठीक है, पूरा होने वाला है। अब उसका अंतिम सत्र चल रहा है। अब इस अंतिम सत्र में जो सदस्य होंगे, ठीक है, तो कुछ सदस्य ऐसे होंगे जो नई लोकसभा चुन के आई है उसमें सदस्य नहीं बन पाए होंगे, तो जो नहीं बन पाए सदस्य हैं उनको क्या बोलेंगे? लेम डेक सदस्य। वही बात इसमें है, यानी कि जो पुरानी लोकसभा है उसके सदस्य नई लोकसभा में सदस्य नहीं बन पाए हैं और अंतिम सत्र में शामिल थे, तो उन सदस्यों को क्या कहेंगे? लेम डेक सदस्य। यहां से क्वेश्चन बनेगा तो नहीं, लेकिन आपको थोड़ा कंसेप्ट याद रखना है। अब हम बात करते हैं संसद में कार्यवाही किस किस प्रकार से होती है। अब देखो संसद में कुछ कार्यवाही की प्रक्रिया होती है, यानी कि पूछताछ होती है, मंत्रियों से वार्तालाप किया जाता है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनका माध्यम क्या है, ठीक है। तो हम माध्यम की बात करें तो ध्यान रखना, पहले हम बात करते हैं प्रश्नकाल की, ठीक है। प्रश्नकाल क्या होता है? संसद का पहला घंटा प्रश्नकाल के लिए होता है। इस पर स्टार लगा ध्यान रखना, जैसे कि हमारी संसद की बैठक 11 बजे से लेकर के शुरू होती है और 1 बजे तक चलती है, 11 से 1 तक चलती है। तो जो पहला घंटा होगा 11 से लेकर 12 तक होगा, यह कहलाता है प्रश्नकाल, यानी कि इसमें क्या है, महत्वपूर्ण प्रश्नों को पूछा जाता है। अगला, मंत्री उत्तर देते हैं, सदस्य प्रश्न पूछते हैं, प्राइवेट सदस्य भी प्रश्न पूछ सकते हैं, यानी कि लोकसभा या राज्यसभा जो भी सदन है वो मंत्रियों से क्या करते हैं, सदस्य, वहां के सदस्य मंत्रियों से प्रश्न पूछते हैं नीतियों के बारे में, ठीक है, और योजनाओं के बारे में, और सरकार का अगला कदम क्या होगा, इन सब के बारे में क्या करते हैं, ये प्रश्न पूछते हैं। तारांकित प्रश्न, अब देखो प्रश्न 3 प्रकार के होते हैं, तारांकित प्रश्न, अतारांकित प्रश्न और अल्प सूचना के प्रश्न, यानी कि जो मंत्रियों से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस सदन के सदस्यों द्वारा, ये 3 प्रकार के प्रश्न होते हैं, एक तारांकित होते हैं, एक अतारांकित, एक अल्प सूचना वाले। अब इनकी पहचान कैसे होगी, तो ध्यान रखना, यदि किसी मंत्री से कोई क्वेश्चन पूछा गया तो वो लोग उस पर स्टार लगा देंगे, स्टार लगा दिया, तारांकित, ये क्या होगा, तारांकित प्रश्न। अब देख लेते हैं क्या होता है। यहां से क्वेश्चन नहीं बनेगा, हरा पीला लाल गुलाबी, क्वेश्चन यहां से बनेगा। तारांकित
प्रश्न होते हैं उनका उत्तर मौखिक दिया जाता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, जो तारांकित प्रश्न होते हैं उनका उत्तर मंत्री क्या करते हैं, मौखिक रूप से देते हैं। ठीक है, आपने कुछ पूछा, हमने से जवाब क्या दिया, मौखिक रूप से जवाब दिया। इसमें पूरक प्रश्न भी पूछे जाते हैं। यानी पूरक प्रश्न क्या होता है, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ कुछ ऐसे विषय जो महत्वपूर्ण तो नहीं है लेकिन जरूरी है, उनको भी हम पूछ सकते हैं। अगला है अतारांकित प्रश्न। लिखित रिपोर्ट आवश्यक है, यानी कि जो अतारांकित प्रश्न होते हैं इसमें क्या है, इसमें लिखित रिपोर्ट आवश्यक है, लेकिन इसमें पूरक प्रश्न हम नहीं पूछ सकते। अगला है अल्प सूचना के प्रश्न, यानी कि अल्प सूचना के प्रश्न जो होते हैं इनका भी उत्तर मौखिक रूप से दिया जाता है। इन्हें पूछने से पहले 10 दिन का नोटिस दिया जाता है। इन्हें पूछने से पहले 10 दिन का नोटिस दिया जाता है। देखो अब तुम थोड़ा डिटेल में और देख लो। तारांकित प्रश्न लोकसभा में किस प्रकार से पूछा जाएगा, एक सदस्य एक दिन में केवल एक प्रश्न पूछ सकता है। यानी कि लोकसभा में तारांकित प्रश्न एक सदस्य केवल एक प्रश्न पूछ सकता है और एक दिन में इस प्रकार से कुल 20 प्रश्न पूछे जा सकते हैं। यानी कि एक दिन में एक सदस्य केवल एक तारांकित प्रश्न पूछ सकता है और कुल 20 प्रश्न पूछे जा सकते हैं। और अतारांकित प्रश्न लोकसभा में कैसे होता है, एक सदस्य एक दिन में 4 प्रश्न पूछ सकता है। यानी कि जो अतारांकित प्रश्नों की संख्या होती है वो कितनी होती है, एक सदस्य के लिए 4 प्रश्न, लेकिन कुल कितने, 230। ठीक है, अतारांकित जो होते हैं 230 प्रश्न पूछे जा सकते हैं। क्लियर हुआ। अब आता है हमारा प्रश्न काल के तुरंत बाद आता है कौन सा, शून्यकाल। यह भी महत्वपूर्ण है। देखो प्रश्न काल के तुरंत बाद आता है शून्यकाल। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पहले सबसे पहले कौन आएगा, प्रश्नकाल या शून्यकाल। ध्यान रखना, पहले आएगा प्रश्नकाल 11 से 12, फिर आएगा शून्यकाल 12 से लेकर के 1 तक। यह अनौपचारिक साधन है जिसमें संसद सदस्य बिना पूर्व सूचना के मामले उठा सकते हैं। यानी कि थोड़ा अनौपचारिक होता है। कैसे, जो तारांकित प्रश्न पूछे जाते हैं उनमें क्या होता है, मंत्रियों को पहले क्या होता है, मालूम पड़ जाता है कि हमसे क्या क्या पूछने वाले हैं, इसलिए वो लोग तैयार होके आते हैं। लेकिन जो शून्यकाल होता है इसमें जो प्रश्न पूछे जाते हैं ये क्या होते हैं, संसद सदस्य को बिना बताए सूचना, मतलब किसी भी सूचना पर प्रश्न उठा सकते हैं। 1962 में भारत में ही जारी किया गया। प्रश्नकाल और शून्यकाल के प्रक्रिया नियमों में उल्लेख नहीं है। ध्यान रखना, जो शून्यकाल की जो प्रक्रिया है ये भारत की ही देन है। संविधान में इसका कोई उल्लेख नहीं है। यह संसद के नियम प्रक्रिया में इसको शामिल कर लिया गया है और यह भारत ने ही शुरू किया है। आपको इतनी बात बस याद रखनी है। आगे देखते हैं हम। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। अब ये पढ़ते हैं हम निंदा प्रस्ताव और अविश्वास प्रस्ताव। ध्यान रखना, निंदा प्रस्ताव और अविश्वास प्रस्ताव काफी महत्वपूर्ण होता है। देखो कैसे, अविश्वास प्रस्ताव इसलिए महत्वपूर्ण है, ये अविश्वास प्रस्ताव एक ऐसा माध्यम है जो किसी भी सरकार को गिरा सकता है, किसी भी सरकार को बर्खास्त करवा सकता है। यानी कि अब क्या हो, लोकसभा के सदस्य जो और सदस्य हैं उनको ये लगने लगे कि जो वर्तमान में जो सरकार है उसका लोकसभा में विश्वास नहीं रहा है। ठीक है, तो वो क्या करेंगे, वो अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आएंगे और प्रधानमंत्री से ये कहेंगे कि आप ऐसा करिए, आप हमको अपना बहुमत सिद्ध करवाइए, अपना बहुमत साबित करिए कि आप जो बहुमत में हो, क्या उतने आपके पास मंत्री हैं या नहीं है, उतने सदस्य आपके पास हैं या नहीं है। अगर वो बहुमत सिद्ध नहीं कर पाएंगे तो उनको त्याग पत्र देना पड़ेगा। अब देख लो कैसे कैसे क्या प्रोसेस होता है। पहले हम करते हैं निंदा प्रस्ताव। देखो निंदा प्रस्ताव क्या होता है, यह प्रस्ताव किसी एक मंत्री, कई मंत्रियों और पूरी मंत्री परिषद के विरुद्ध लाया जा सकता है। यानी कि जो निंदा प्रस्ताव होता है वह एक मंत्री के विरुद्ध लाया जा सकता है, कई मंत्रियों के विरुद्ध लाया जा सकता है, या फिर पूरी मंत्री परिषद के विरुद्ध लाया जा सकता है। अब अविश्वास प्रस्ताव देख लो, यह सिर्फ पूरी मंत्री परिषद के विरुद्ध ही लाया जा सकता है। यानी कि जो निंदा प्रस्ताव है यह केवल एक मंत्री के विरुद्ध भी लाया जा सकता है, एक से अधिक मंत्रियों के विरुद्ध भी लाया जा सकता है,
या फिर पूरी मंत्रिपरिषद के विरुद्ध भी लाया जा सकता है। लेकिन जो अविश्वास प्रस्ताव होता है वह पूरी मंत्रिपरिषद के विरुद्ध ही लाया जाता है। क्यों? क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव यह सिद्ध करता है कि आपका अब बहुमत नहीं रहा। यदि बहुमत है तो सिद्ध करके दिखाइए, नहीं तो त्यागपत्र दीजिए और सरकार अपनी खत्म करिए। इसलिए यह पूरी मंत्रिपरिषद के विरुद्ध लाया जा सकता है। कौन? अविश्वास प्रस्ताव। अगला है निंदा प्रस्ताव। लोकसभा में इसे स्वीकार करने का कारण बताना जरूरी होता है। यानी कि जो निंदा प्रस्ताव जो लाया जाता है पहले लोकसभा में बताना पड़ता है कि हम किसके लिए ला रहे हैं और क्यों ला रहे हैं। निंदा प्रस्ताव पहले बताना पड़ता है। और अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में इसे स्वीकारने का कारण बताना जरूरी नहीं होता है। और अविश्वास प्रस्ताव को लोकसभा में कारण बताना जरूरी नहीं होता है कि हम क्यों ला रहे हैं, बस ला रहे हैं, आप अपना बहुमत सिद्ध करिए बस। अगला होता है निंदा प्रस्ताव। यह मंत्रिपरिषद की कुछ नीतियों या कार्यों के खिलाफ निंदा के लिए लाया जाता है। जो अविश्वास जो निंदा प्रस्ताव जो होता है ये क्या करता है? निंदा करता है, मंत्रियों की निंदा करता है ये कि आपने जो नीतियां और जो योजना बनवाई है या बनाई है, लागू कर रहे हो, वह सही नहीं है। ठीक है, इस प्रकार से उनकी निंदा की जाती है। लेकिन अविश्वास प्रस्ताव क्या होता है? यह लोकसभा में मंत्रिपरिषद के बहुमत को देखने के लिए लाया जाता है। वही बात जो मैंने आपको बताई थी, यानी कि मंत्रियों के बहुमत देखने के लिए लाया जाता है। यानी कि यह अविश्वास प्रस्ताव यह जानने का साधन है कि वर्तमान में जो सरकार बहुमत में है या नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि सरकार बहुमत में नहीं है और सरकार अपनी चल रही है, ऐसा तो नहीं है। इसलिए लाया जाता देखने के लिए, बहुमत देखने के लिए। इंपोर्टेंट यहां पर है, यदि यह लोकसभा में पास हो जाता है तो मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना आवश्यक नहीं होता। यानी कि निंदा प्रस्ताव यदि पास हो जाता है तो ध्यान रखना, निंदा प्रस्ताव जब पास हो जाएगा तो मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन यदि अविश्वास प्रस्ताव यदि लोकसभा ने पास कर दिया तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा? मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ेगा, प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना पड़ेगा। आपने देखा होगा जो क्या हुआ था, अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार जो 13 दिन चली थी, यही रीजन था। लोकसभा क्या अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आ गई और वे अपना बहुमत सिद्ध नहीं कर पाए थे और त्यागपत्र देना पड़ा था। यदि अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में पास हो जाता है तो पूरी मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना आवश्यक होता है। ठीक है, पूरी मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना। इसलिए अविश्वास प्रस्ताव बहुत महत्वपूर्ण प्रस्ताव होता है जो सरकार पर लगाम लगाता है, सरकार पर रोक लगाता है कि सरकार अपनी मनमानी ना करे। ठीक है, अब आता है कटौती प्रस्ताव। देखो, कटौती प्रस्ताव ज्यादा महत्वपूर्ण तो नहीं है, क्वेश्चन यहां से नहीं बनेगा, लेकिन फिर भी मैं आपको जानकारी के लिए बता देता हूं। कटौती प्रस्ताव 4 प्रकार के होते हैं। हालांकि ये होता क्या है? किसी सदस्य द्वारा वाद विवाद को समाप्त करने के लिए लाया जाता है। यानी कि किसी सदस्य द्वारा जो वाद विवाद चल रहा है उसको समाप्त करने के लिए लाया जाता है। इतनी बात क्लियर हुई? अब देखो, इसके 4 प्रकार हैं। कौन कौन से? कटौती प्रस्ताव के 4 प्रकार हैं। पहला है साधारण कटौती, यानी किसी सदस्य की ओर से रखा जाता है जिस पर पर्याप्त चर्चा हो चुकी है। यानी कि साधारण कटौती क्या होती है? यानी कि किसी सदस्य की ओर रखा जाता है जिस पर पर्याप्त चर्चा हो चुकी है। अब मतदान के लिए रखा जाए, यानी कि कोई विधेयक है, ठीक है, और उस विधेयक पर क्या हो, चर्चा हो चुकी है, ठीक है, अब इसे मतदान के लिए लाया जाए। अगला होता है घटकों में कटौती। एक प्रस्ताव को 3-4 भागों में बांटकर चर्चा करना या संपूर्ण मतदान करना। यानी कि एक प्रस्ताव क्या है? एक प्रस्ताव को 3-4 भागों में बांटना और उस पर चर्चा करना। कंगारू कटौती क्या होती है? केवल महत्वपूर्ण भाग या खंड पर चर्चा करना और मतदान करना। यानी कि किसी विधेयक के कुछ महत्वपूर्ण भाग हैं, उन्हीं पर चर्चा करना और उन्हीं पर वोटिंग करना, यह होता है कंगारू कटौती। गिलोटिन प्रस्ताव क्या होता है? बिना चर्चा के सीधे वोट दे देना। इस पर चर्चा नहीं होगी, सीधे वोटिंग होती है इस पर। ठीक है, यहां से क्वेश्चन नहीं बनेगा, बेफिक्र रहना, क्वेश्चन यहीं से बनेगा आपका अविश्वास प्रस्ताव और निंदा प्रस्ताव से। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं।
युवा संसद एक नया शब्द है, युवा संसद, ठीक है, तो उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। चौथे अखिल भारतीय भीप सम्मेलन की अनुशंसा पर प्रारंभ की गई थी। उद्देश्य क्या था युवा संसद का? यह युवा पीढ़ी को संसद की कार्यवाही से अवगत करवाता है, युवाओं के मस्तिष्क को अनुशासन एवं संबंध तथ्यों से परिचित करवाता है। यानी कि जो युवा संसद का मतलब क्या है, जो आने वाली हमारी पीढ़ी है यह संसद के कार्यों को जान सके और इसमें पार्टिसिपेट कर सके, इसलिए यह युवा संसद का कंसेप्ट आया था। आपको इतना याद रखना, इससे क्वेश्चन नहीं बनेगा, ठीक है, बेफिक्र रहिए आप। अगला है संकल्प प्रस्ताव, और एक होता संकल्प, एक होता प्रस्ताव। आखिर ये क्या होता है? देखो, संकल्प, जिस प्रस्ताव को सदन स्वीकार कर लेता है उसे संकल्प कहा जाता है। यानी कि कोई प्रस्ताव आया सदन में और उस सदन ने उस प्रस्ताव को क्या कर लिया? एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है, स्वीकार कर लिया, तो उसे क्या कहा जाएगा? संकल्प कहा जाता है। संकल्प पर मतदान अनिवार्य रूप में होता है, यानी संकल्प पर मतदान जरूर होता है, तभी तो उसे स्वीकार किया जाता है उस सदन द्वारा। राष्ट्रपति को अपने पद से हटाने के लिए सदन में संकल्प लाया जाता है। यानी कि जब राष्ट्रपति को हटाया जाता है तो एक संकल्प लाया जाता है, महाभियोग नाम से एक संकल्प लाया जाता है राष्ट्रपति को हटाने के लिए, ठीक है, उस पर वोटिंग होती है। प्रस्ताव क्या होता है? प्रस्ताव संसद के द्वारा स्वीकार एवं अस्वीकार किया जा सकता है। यानी कि जो प्रस्ताव होता है संसद जो स्वीकार भी कर सकती है और अस्वीकार भी कर सकती है, यहां से भी क्वेश्चन नहीं बनेगा। प्रस्ताव पर मतदान आवश्यक नहीं है, इस पर स्टार लगना। जो प्रस्ताव होता है उस पर मतदान आवश्यक नहीं है, लेकिन संकल्प पर मतदान आवश्यक है। सरकार का किसी विशेष मुद्दे पर ध्यान आकर्षित करने के लिए सदन में प्रस्ताव लाए जाते हैं। यानी कि जो प्रस्ताव कब लाया जाता है? प्रस्ताव तब लाया जाता है उस सदन का ध्यान आकर्षित करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर, ठीक है। इतना ही आपको इसमें पढ़ना है। आगे हम देखते हैं, ये है वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, संसद में विधायी प्रक्रिया। देखो, काफी बड़ा टॉपिक है और मैं इसको अगली वीडियो फिनिश करूंगा और मैं इसमें आपको ये बताऊंगा आखिर उस संसद में जो कोई कानून बनता है तो कानून किस किस प्रकार से कानून बनता है, विधेयक कितने प्रकार के होते हैं, तो इन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो चलिए अगली वीडियो के लिए इंतजार करिए। थैंक यू।